नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये लाइन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि लाइन का यूज क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, पर्पस क्या है इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में समझा था कि लाइन का जो प्रकार है और उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने लाइन पढ़ा था, कुछ इस तरह का लाइन था। ए था, बी था, सी था, डी, ई, एफ, जी, एच, जे और के। यहां पर देखिए लाइन का प्रकार लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें लाइन की काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल 10 लाइनें थी, ठीक ना। 10 प्रकार की लाइनें थी। सभी लाइनों का अलग अलग यूजेस था, ठीक ना। यूज के आधार पे बहुत सारी लाइनें था, ठीक ना। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो लाइन के प्रकार थे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो हमारे आईटीआई में, एएलपी टेक्नीशियन में सवाल उससे पूछा जाता है, ठीक है ना। लाइन के प्रकार में कुछ ऐसी लाइनें हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग अलग से यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो जो सवाल हमसे पूछा जाता है उसके बारे में यहाँ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए, पूछा जाता है कि प्रशिक्षण कार्यों के लिए कितने एमएम मोटाई वाले लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपके सामने है कि प्रशिक्षण कार्यों के लिए 0.5 एमएम मोटाई वाले लाइनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगर सवाल आपसे पूछेगा कि प्रशिक्षण कार्यों के लिए हम लोग जो लाइन का उपयोग करते हैं उसका मोटाई कितनी होती है, 0.5 एमएम, ठीक है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनों को उनकी बनावट एवं मोटाई के अनुसार ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे एवं के वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनों के बनावट और उसके प्रकार के अनुसार, ठीक है ना। लाइनों को हम लोग 10 भागों में विभाजित किए हैं, जो नाम कुछ इस प्रकार है, ए, बी, सी, डी, ये उसके प्रकार हैं, ठीक है। अब इस 10 प्रकार की लाइनों में ए से डी तक की जो लाइन होती है ना, जो ए से डी तक, ए से लेकर डी तक, यहां तक जो लाइनें होती है वो लाइन लगातार लाइन होता है, कंटिन्यूअस लाइन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो मोटी और बारीक दोनों प्रकार की होती है, जो मोटी और बारीक दोनों प्रकार की होती है। पिछले लेक्चर में आपको पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो ए लाइन है ये मोटी लाइन थी, बी वाला बारीक लाइन थी, लेकिन ये लगातार लाइनें थी, ठीक ना। इसमें कहीं ब्रेक डैश नहीं था, ठीक है, ए से डी तक, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ई से के तक। ई से के तक जो लाइन होती है ना वो डैश लाइन होती है। ई से लेकर के तक ये वाला जो लाइन होता है ये डैश लाइन होता है, ठीक है ना। ये लाइन ब्रेक होती है, ऐसे से डैश करके होगा, लगातार नहीं होगा, बीच में डैश रहेगा, ठीक है ना। ब्रेक लाइनें होती है, ठीक है ना, डैश लाइनें होती है, ये लगातार नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि लाइनों के प्रकार में इनमें से कौन सी लाइनें हैं जो लगातार लाइनें होती है, तो आपके ऑप्शन में 2 ग्रुप दिया रहेगा, ए से डी तक दिया रहेगा और ई से के तक दिया रहेगा, ठीक है। दोनों दिया रहेगा, दोनों में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि लगातार लाइनें होती है, ए, बी, सी, डी प्रकार की लाइनें लगातार लाइनें होती हैं, और ई से लेकर के तक की लाइनें डैश लाइनें होती है और ब्रेक लाइनें होती है, ठीक है। इस तरह से ये चीजों का आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन हम पढ़ेंगे, जो पीछे देखे हम 10 प्रकार की लाइनें, उनमें से कुछ का एग्जाम्पल, उदाहरण को हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आउटलाइन, जैसे आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है ना। बाहरी लाइन या वस्तु लाइन इसका हिंदी होता है। आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन किसको बोलेंगे, ठीक है, आइए समझते हैं। किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा एवं रेखा, किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा एवं किनारों इत्यादि को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसकी जो बाहरी सरफेस है ना, बाहरी जो एज है, इसके कॉर्नर है, उसको दिखाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपके सामने बना हुआ है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी बाहरी जो किनारा है ना उसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस बाहरी किनारे को हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये जितने लाइनें हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये सब इसके बाहरी किनारा, कॉर्नर, एजेस को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये मोटा होता है, ठीक है ना, ये मोटा होता है, और इस लाइन का नाम है ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, ठीक है ना। वस्तु रेखा या बाहरी लाइन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। बाहर वाली लाइन है जो विजिबल हो, जो नंगे आंखों से आपकी दिखाई देती हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हिडन लाइन, छुपी लाइन। हिडन लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, छुपी हुई लाइन, ठीक है ना। हिडन लाइन को हम लोग बोलते हैं छुपी हुई लाइन। तो यहां पर पढ़ेंगे हम लोग हिडन लाइन, ठीक है।
इसका हिंदी होता है छुपी हुई लाइनें। अब इसमें क्या होता है, छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी सतह? छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए एक आकृति है, इसके पीछे वाला भाग, ठीक है ना, इसके पीछे वाला भाग, सेम एग्जांपल दिखाएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे वाला पार्ट तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसके पीछे वाला पार्ट अगर दिखाएंगे तो हिडन लाइन से दिखाएंगे। ठीक, किससे दिखाएंगे? हिडन लाइन से। और ये क्या दिखाता है कि ये छुपा हुआ भाग है। जैसे ये सामने देखिए, हम ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन जो अभी पढ़े थे ना, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्ट लाइन और बाहरी लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन पढ़े थे ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ हो गया, या बाहरी लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये तो बाहरी है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो सरफेस नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक कॉर्नर है ये वाला, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग आउटलाइन का प्रयोग करते हैं, डैश लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये आउटलाइन होता है, सॉरी, हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंदर वाला पार्ट्स को दिखाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हिडन लाइन है पीछे वाला, ये जो पीछे वाला हिडन लाइन है ये वाला, ये डैश लाइन होती है, ठीक है ना, ये डैश लाइन होती है, ठीक है। इसके डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक डैश की लंबाई 3 mm एवं इसके बीच 1 mm की दूरी रखी जाती है। ये पीछे जो डैश खींच रहे हैं ना, पीछे जो डैश खींच रहे हैं, प्रत्येक डैश का लंबाई कितना होता है? 3 mm होता है। प्रत्येक डैश की लंबाई 3 mm, और ये दो डैशों के बीच में जो गैप होता है वो 1 mm का होता है, वो 1 mm का होता है, ठीक है ना। कभी भी डैश खींचेंगे इस तरह से डैश खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये डैश की जो लंबाई होती है 3 mm की होती है, और इसके बीच के जो गैप होगा वो 1 mm का होगा। कितने होगा? 1 mm का होगा। याद रखेंगे आप लोग। इसे डॉटेड लाइन भी कहा जाता है, इसे डॉटेड लाइन भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में इसको हम डॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना, हिंदी में डैश बोलते हैं, ठीक है। तो इससे डॉटेड लाइन बोलिए, हिडन लाइन बोलिए, या डैश लाइन बोलिए, सब वही है, आप समझ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन को यहां पर समझे, ड्राइंग के मध्य में खींची गई रेखा को सेंटर लाइन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके मध्य से जो हम लाइन खींचते हैं उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। समान दूरी रखते हुए इसमें क्रमशः लंबे एवं छोटे डैश लगाए जाते हैं। सेंटर लाइन पहचानने का विधि क्या है कि इसमें छोटा और बड़ा डैश दिखाई देगा। देखिए ये सारे सेंटर लाइन खींचा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता है वीडियो में नहीं दिख रहा हो, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश खींचा हुआ है। चलिए इस पर हम खींच के दिखाते हैं। ये रहा आपका बड़ा डैश, इसके बाद एक छोटा डैश, इसके बाद एक बड़ा डैश, इसके बाद एक छोटा डैश, इसके बाद एक बड़ा डैश, इसके बाद एक छोटा डैश, ऐसे ऐसे खींचते हैं। बड़ा और छोटा का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। सेंटर लाइन हमेशा डैश लाइन होता है, ठीक है। और इसमें जो डैश खींचे जाते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है ना, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, इस तरह से, ठीक है ना। सारे में इसी तरह से खींचा गया। ड्राइंग में सुराख एवं झिरी इत्यादि की स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई ड्राइंग में कोई सुराख हो, कोई होल हो, उसको दिखाने के लिए भी हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस लाइन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान कर चले कि ये होल है ना, यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे होल है, ठीक है। ये फिगर कुछ इस तरह का है, दिखाते हैं आपको। देखिए इस फिगर को, ये फिगर इस तरह का है, ठीक है ना, आयताकार है। ये फिगर आयताकार है, इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए होल है ना, यहाँ पे ये होल है। इस होल को दिखाने के लिए देखिए सेंटर लाइन का प्रयोग किया है। सेंटर लाइन का प्रयोग किया है ना, दिख रहा होगा आपको, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश किया हुआ है। यहाँ भी किया हुआ, मतलब कह सकते हैं एक तो सेंटर में खींचते हैं, किसी भी ड्राइंग के मध्य में जो लाइन खींचते हैं उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। दूसरा, किसी भी तरह के होल, झिरी, सुराख इत्यादि को दिखाने के लिए भी वहां पर हम सेंटर लाइन खींच देते हैं। इससे पता चलता है कि वहां पे एक होल बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना इसमें कि किसी भी ड्राइंग के मध्य में खींची गई लाइनें सेंटर लाइन कहलाती है, और सेंटर लाइन में एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश रहता है। दूसरा, किसी सुराख या झिरी को दिखाने के लिए, होल को दिखाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका पहला और आखिरी डैश लंबा होता है। इसका पहला डैश, जब डैश हम खींच रहे हैं, देखिए ये पहला डैश है और ये आखिरी डैश है। पहला और आखिरी डैश बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। हमेशा शुरुआत बड़ा से करेंगे और अंत भी बड़े डैश से करेंगे, ठीक है। वृत्ताकार सेंटर लाइन को लोकस लाइन कहा जाता है।
किसी भी वृत्त पे जब सेंटर लाइन हम लोग डालते हैं उसको लोकस लाइन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए वृत्त है, ठीक है ना। अब वृत्त के सेंटर में हम जो लाइन डालेंगे, सेंटर लाइन डालेंगे, सेंटर लाइन डालेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, ठीक है ना, लोकस लाइन बोलेंगे। तो वृत्त के सेंटर से गुजरने वाली रेखा जिसको सेंटर लाइन बोलते हैं उसका दूसरा नाम लोकस लाइन भी है, ठीक है, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्शन लाइन का हिंदी होता है बनावट लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब बनावट लाइन। तो कोई भी ड्राइंग बनाई जाती है एक बार में फाइनल नहीं की जाती है, पहले कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कुछ उसमें गलती की संभावनाएं रहती है। कोई भी ड्राइंग जब बनाया जाता है तो फाइनल ड्राइंग लास्ट में बनता है, स्टार्टिंग में उसका कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है, कहीं गलती हो कहीं मिस्टेक हो उसको सुधारा जाता है, इसके बाद हम लोग फाइनल लाइन बनाते हैं, मतलब फाइनल ड्राइंग बनाते हैं। तो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, देखिए यहाँ से लेकर ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन खींचा हुआ है, बड़ी मध्य में आपको दिख रहा हुआ चारों तरफ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग ड्राइंग के बनावट कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? ड्राइंग के बनावट या कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तब हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन खींचते हैं और डार्क वाला पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो बाहरी चीजें बनी हुई है, मेन जो ऑब्जेक्ट है मेरा ये है। अब मेन ऑब्जेक्ट बनाना तो इस थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट लाइन या बाहरी लाइन, ठीक है ना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने निर्माण कर लिया है, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट लाइन या बनावट लाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाहरी जितने भी लाइनें आपको दिख रहा है सब है कंस्ट्रक्शन लाइन या बनावट लाइन, ठीक है ना। तो जो ड्राइंग बनाते हैं उस समय बिल्कुल जो कम 3H या 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लाइट चलता है। लाइट पहले हम बना लेंगे, जब फाइनल ड्राइंग हो जाए तो जो मेन ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग डार्क कर देते हैं HB या H पेंसिल से, ठीक है ना। और जो डार्क लाइन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट लाइन होता है, ऑब्जेक्ट लाइन होता है या आउट लाइन होता है, या आउट लाइन होता है। और जो मध्य वाला जितना भी लाइन होगा ना चारों तरफ, ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन या बनावट लाइन होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है प्रोजेक्शन लाइन। आइए समझते हैं प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, जिसको हम लोग प्रक्षेप लाइन बोलते हैं। प्रोजेक्शन लाइन को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप लाइन। आइए समझते हैं प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है। एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन का काफी उपयोग प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर समझिएगा प्रोजेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वृत्त बना हुआ, ठीक है ना। जो ओरिजिनल फिगर है ये टॉप व्यू है, ऊपर वाला व्यू है, ठीक है ना। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू किसको बोलते हैं? देखिए ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल को अगर आपके सामने ऐसे रखा हुआ है तो ये आपका फ्रंट के सामने आपका फ्रंट व्यू होगा। ऊपर से है तो ऊपर से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा, ये टॉप व्यू। और साइड व्यू इधर वाला होता है या इधर वाला, ठीक है ना, ये साइड व्यू में आता है। तो तीन व्यू की हम बात कर रहे हैं। पहला फ्रंट व्यू आपके सामने, ऊपर से ये टॉप व्यू और इधर वाला साइड व्यू, ठीक है। अब देखिए ऊपर से टॉप व्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टॉप व्यू में क्या एक होल दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और बाकी ये क्या है, आयत बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। ऊपर से यहाँ भी एक डैश लाइन खींचा हुआ है, हिडन लाइन खींचा हुआ है, यहाँ भी कोई वस्तु होगा, कोई इसका सरफेस होगा, हिडन लाइन यहाँ दिखाया हुआ है। अब इसका सेम प्रोजेक्शन हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, तब हम कौन सा लाइन का प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्शन लाइन। इस वाले एज को यहाँ दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे सेम, ठीक है। यहाँ सीधा ड्रॉ कर देंगे सेम, ये कॉर्नर मिल गया, इसकी ऊंचाई को मेजर करके यहाँ से यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसका हम लोग एक प्रोजेक्शन तैयार कर सकते हैं ऊपर वाले का। अब ये जो सर्कल है, तो सर्कल कहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइन हम लोग डालेंगे, इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये सर्कल, ये वाला पार्ट क्या है? सर्कल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? सर्कल वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हमें पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है, जो साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई इत्यादि को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। दो ऑब्जेक्ट है, इसका ही ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू, इस फ्रंट व्यू। और ये टॉप व्यू में जो सर्कल दिख रहा है वो फ्रंट व्यू में कहाँ पे है, तो पता करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। उसे पता चल जाता है। अब प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है? डॉटेड लाइन होता है, ठीक है ना।
कहीं कहीं डॉटेड लाइन दिखाया हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ही कंस्ट्रक्शन लाइन जैसा पतला पतला होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक होता है। डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग लगातार लाइन से दिखाते, कंटिन्यूअस लाइन दिखाते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट नहीं होता है, बिल्कुल बारीक लाइन होती है, बिल्कुल पतला लाइन खींच खींच के हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, डॉटेड नहीं होता है। और ये ओरिजिनल वाला ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? ओरिजिनल वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। इसके ऊपर एक होल है ना, ऊपर से देखेंगे तो ये होल दिखाई दे रहा है, यहाँ होल बना हुआ है। सामने से देखिए, सामने से ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, यही वाला भाग यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और सामने वाला भाग में सर्कल कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, दिख रहा है ना, मतलब सर्कल इसी के पीछे वाला भाग में है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लाइन से हम लोग पता करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एक व्यू से दूसरे व्यू में दिखाने के लिए, और ये भी लगातार लाइनें होती है, इसमें भी डॉट नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन लाइन, आइए समझते हैं सेक्शन लाइन क्या होता है। सेक्शन लाइन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन लाइन क्या होता है, आइए समझते हैं। किसी वस्तु के सेक्शन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु के सेक्शन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ये अभी आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता तो नहीं है ना कि इसके अंदर में होल है कि सॉलिड है, कैसा है, लेकिन जब इसको हम काटेंगे, बीच से हम लोग काटेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो काट रहे हैं मतलब इसके सेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, मतलब इसके सेक्शनिंग कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। काटने को हम लोग सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। काटेंगे तो हमें पता चलेगा अरे इसके अंदर तो होल है ना, ये होल है, ठीक है। तो काटने से पता चलेगा कि ये होल है। तो किसी भी वस्तु के अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन को खींचना पड़ता है। वस्तु को काट कर देखनी पड़ती है, और काट की जब देखना होता है तो सेक्शन लाइन का हम लोग क्या करते हैं? सेक्शन लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये रहा हमारा वस्तु, ठीक है ना, इस तरह का वस्तु था, इसको काटा है, ठीक है ना। काटने के बाद इस तरह के आपको सेक्शन दिख रहा है, तो बीच में क्या था? होल था। कभी भी होल में सेक्शनिंग नहीं की जाती। ये होल था बीच में, ये वाला भाग होल था, ठीक है ना, खाली था, और इधर सॉलिड था, ठीक है ना। तो देखिए सॉलिड में ये सेक्शनिंग किया हुआ है, सेक्शनिंग किया हुआ ना, इसको हम लोग सेक्शन लाइन बोलते हैं। जो भाग सॉलिड है जिसमें होल वगैरह नहीं होता है उसमें सेक्शनिंग करते हैं, होल वाले जगह को छोड़ देते हैं। और आप देख रहे हो कि लाइन जो सेक्शनिंग कर रहा है वो इंक्लाइन है ना। तो कितना इंक्लाइन होता है? तो 45 डिग्री इंक्लाइन होता है। ये लाइनें कितना होता है? 45 डिग्री इंक्लाइन करके हम लोग लाइन को खींचते हैं। ये सभी लाइनें 45 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो आप आज के बाद समझ लीजिएगा कि सेक्शन लाइन कैसा होता है। 45 डिग्री इंक्लाइन होता है, 45 डिग्री झुका हुआ रहता है, ठीक है ना। और ये हमेशा सॉलिड पार्ट में खींचा जाता है, होल में नहीं। ये इसको काटे हैं ना, काटने के बाद इधर होल हमको दिख गया है, तो होल वाले भाग में हम लोग सेक्शनिंग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, समझ गए। और दो लाइनों के बीच में जब सेक्शनिंग हम कर रहे होते हैं, इस तरह से सेक्शनिंग कर रहे होते हैं 45 डिग्री पे, तो दो लाइनों के बीच में सामान्य दूरी रखते हैं, उल्टा सीधा नहीं, कितना सामान्य दूरी रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन किसको बोलेंगे भाई? तो यह लाइनें ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पे खींची गई लाइनें होती है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, समझिए इसको। अब यहां से यहां इसकी लंबाई कितना है? 80 mm है, मान के चलिए 80 mm है यहां से यहां तक। तो इसे दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? डायमेंशन लाइन खींचना पड़ता है। कैसे खींचेंगे? तो देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट से 8 mm की दूरी पे, 8 mm की दूरी पे, ठीक है ना, 8 mm की दूरी पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से 8 mm की दूरी पे, मान के चलिए कि इस यहां से 8 mm गया, तो यहां से यहां एक लाइन खींचेंगे जिस पे एरो हेड लगा रहता है। क्या रहता है? एरो हेड लगता है, और यहां पे 80 mm लिख देंगे, ठीक है ना। और जिस लाइन के ऊपर एरो हेड लगा हो, जिसके ऊपर डिजिट लिखा हो, उसको हम लोग डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इसको डायमेंशन लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। तो इस सरफेस के डायमेंशन को दिखाने के लिए इसकी 8 mm की दूरी पे जाएंगे, यहां से 8 mm की दूरी पे एक हम लोग लाइन खींचेंगे एरो हेड लगाते हुए, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन के ऊपर जो हम डायमेंशन लिख रहे हैं वही डायमेंशन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग डायमेंशन लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। और ये डायमेंशन लाइन में हमेशा एरो हेड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एरो हेड लगा रहता है, ठीक है ना, एरो रहेगा, और ये किसी पर टिका हुआ रहता है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ एरो हेड लगे होते हैं, जिसके दोनों तरफ क्या होता है? एरो हेड लगा रहता है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है भाई?
आइए समझते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन की सीधे में खींची गई लाइन होती है जिस पर एरो हेड मिलते हैं। ये जो डायमेंशन लाइन है ना, ये जो डायमेंशन लाइन है, इसी को जिस पे हम टिकाते हैं, जिस पे टिकाते हैं उसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। और ये लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन के सीधे में होती है, ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल में होती है। देखिए ये ऑब्जेक्ट लाइन है ना, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, तो इसका एक वाला ये जो लाइन है इसी के सीधा में रहता है, ठीक है ना। कोई भी सरफेस का डायमेंशन दे रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कह सकते हैं, है और नहीं तो उसके बगल वाला जो सरफेस है उस लाइन के सीधे में होता है, इस लाइन के सीधा में है ना। और जिस पे डायमेंशन लाइन टिका रहता है उसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा लाइन बोलेंगे इसको? एक्सटेंशन लाइन। ये वाला लाइन को, ठीक है ना, ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे। और ये वाला लाइन क्या है? डायमेंशन लाइन। ये वाला कौन सा है? डायमेंशन लाइन है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। नेक्स्ट, शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन किसको बोलेंगे? देखिए छोटी लंबाई के ब्रेक दिखाने के लिए खींची गई सर्पाकार पतली हस्तमुक्त लाइन को शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन किसको बोलेंगे? छोटी लंबाई के ब्रेक को दिखाने के लिए खींची गई सर्पाकार सांप जैसा, ठीक है ना, सांप जैसा हस्त मुक्त, हाथ द्वारा फ्री हैंड लिखी गई लाइन को शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रैक है, क्रैक दिखाने के लिए देखिए इस लाइन का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट ब्रेक लाइन का, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलेंगे। लेकिन वही ब्रेक अगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो, बहुत बड़े भाग में क्रैक हो, उसको दिखाने के लिए हम लोग शॉर्ट ब्रेक नहीं लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्ग ब्रेक लाइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। इस लाइन को लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े भाग में ब्रेक है, बहुत बड़े भाग में टूटा फूटा हुआ है। और छोटे भाग में दिखाने के लिए हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसा होता है और लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसा होता है। अब यहां पर देखिए दो चीजें आपको दिखाते हैं हम। ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ठीक है। अगर मेटल में शॉर्ट ब्रेक दिखाना हो, शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखाना हो, मेटल मान लीजिए एक टुकड़ा है मेटल का, इसमें शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन वही लकड़ी में अगर शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखाना हो तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। लकड़ी वाला में कैसे दिखाएंगे? तो लकड़ी वाला में बहुत ज्यादा घिचमिच रहता है, ठीक है ना। ये लकड़ी वाला पार्ट है, इसके देखिए बहुत ज्यादा ऐसा घिचमिच रहता है। तो लकड़ी वाला को ऐसे दिखाते हैं और मेटल वाले को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन अभी आपको बता रहे थे कि लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है। अधिक लंबाई के ब्रेक को दिखाने के लिए हम इन बारीक लाइनों का प्रयोग करते हैं। अधिक लंबाई के ब्रेक, ठीक है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ब्रेक है, क्रैक है, बहुत दूर तक है। तो बहुत दूर तक क्रैक रहेगा ना, उसको पहले ऐसे लाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे सीधा कर देते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर सीधा करते हैं। तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन इसको बोलते हैं। इसकी डिजाइनिंग इस तरह से होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ा ब्रेक दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ बहुत बड़ा शाफ्ट है, इसके अंदर में ब्रेक क्रैक ज्यादा है, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो बहुत दूर तक का ब्रेक दिखाना हो उसके लिए हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्ग ब्रेक लाइन कुछ इस तरह से खींची जाती है, देखिए यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ खींच के भी आपको हम दिखा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है भाई? आइए समझते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन समझते हैं। इनमें एक लंबे एवं आगे दो छोटे डैश को समान दूरी पर खींचा जाता है। इसमें एक लंबे और आगे दो छोटे डैश को समान दूरी पर खींचा जाता है। देखिए एक लंबा होता है, दो छोटा होता है, ठीक है ना। फिर एक लंबा होगा, फिर दो छोटा होगा, फिर एक लंबा होगा, दो फिर छोटा होगा, फिर एक लंबा होगा। इस तरह से जो लाइनें खींची गई होगी उसको हम लोग कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। और एक बात और इसमें खासियत है, जो कटिंग प्लेन लाइन होता है तो जो पहला जो डैश होता है ना लंबा वाला, ये मोटा होता है। पहला और आखिरी डैश इनमें मोटा होता है, ठीक है ना, उसको कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। पहला और आखिरी डैश इसका मोटा होता है, बीच में दो छोटा डैश एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश और एक बड़ा डैश हम लोग खींचते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये बड़ा डैश है, दो छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर दो छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, ठीक है ना। लाइन के दोनों सिरे पर मोटे डैश लगाए थे, लगाए हैं ना, ये मोटा और ये मोटा। लाइन के दोनों सिरे शुरुआती और आखिरी पे, ठीक है। किसी वस्तु के सेक्शन की स्थिति दर्शाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के सेक्शन की स्थिति दर्शाने के लिए, जैसे देखिए
ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसको हम लोग कटिंग कर रहे थे। कटिंग प्लेन लाइन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को काटने की स्थिति को दर्शाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कहां से काटा गया है। अगर मान लीजिए ये वाला आपको हम नहीं दिखाए, ये वाला नहीं देखिए, डायरेक्ट आपको हम ये वाला दिखा रहे हैं, ये वाला दिखा रहे हैं कि ये देखिए, इधर वाला को देखिए, तो ये कटा हुआ, लेकिन कहां से कटा हुआ, कौन सा भाग कटा हुआ पता चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना उसमें ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्ट में ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बता देते हैं कि देखिए यहां से हमने काट दिया है, ठीक है, पता चल गया आपको। तो इस लाइन को हम लोग कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ कटा हुआ है। फिर सेम समस्या यहाँ पे है, ये जो था ना, ये जो भी ऑब्जेक्ट था इसको जो काटा गया है इसके मेन सेंटर से कटा गया था। देखिए आप यहाँ पे एक बड़ा डैश है, दो छोटा है, फिर एक बड़ा है, दो छोटा, इस तरह से खींचा हुआ है। ये एरो लगा देता है, एरो नहीं लगता इसमें, ऐसे एरो की जरूरत नहीं है, बस किनारा मोटा कर दीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से कटिंग प्लेन लाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलेंगे लीडर लाइन। लीडर लाइन को समझिए, लीडर लाइन क्या होता है। लीडर लाइन ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, ड्राइंग और बीच में एक सर्कल है, ये ड्राइंग के बीच में एक सर्कल है, ब्रीथ है, और ब्रीथ का डायमीटर कितना है और ये क्या है ये दिखाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो लाइन खींचा हुआ ना, ऐसे करके ऐसे घुमा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ ना फाई = 50, मतलब फाई यहाँ पर मतलब डायमीटर इसका 50 है। तो इन्फॉर्मेशन है ना। तो लीडर लाइन कोई विवरण या इंफॉर्मेशन देने के लिए खींचा जाता है। और देखिए यहाँ पे खींच दिए हैं, इसका मतलब आप कोई भी समझ जाएगा कि इसका डायमीटर ब्रीथ का 50 mm है, ठीक है ना। और यहाँ पे एच लिख देते हैं तो मतलब ये होल है, होल है, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल होगा, या कभी कभी होल लिखा भी रहता है, नहीं तो एच लिख के छोड़ देता है। तो इसी लाइन के ऊपर में ये जो यहाँ घुमा है ना, इसी लाइन के ऊपर में इतना सारा चीज लिख दिया जाता है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चित्र पर तीर के निशान लगाकर 30 डिग्री से अधिक कोण पर आगे बढ़ाकर हॉरिजॉन्टल में मोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, तो ये एक इसके आगे एरो हेड लगा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पीछे करने के बाद 30 डिग्री पे, यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा, ये मान कर 40 डिग्री पे हम लोग मोड़ कर इसको हॉरिजॉन्टल हम लोग घुमा देते हैं, घुमा हुआ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घुमा देते हैं और इसको बोलेंगे हम लोग लीडर लाइन, ठीक है ना। अब इस लाइन के जरूरत के अनुसार नोट्स, इस लाइन पर जरूरत के अनुसार क्या नोट्स लिखा जाता है, लिखे है ना नोट्स। देखिए ये 50 mm डायमीटर है और होल है। जब किसी वृत्त पर लीडर लाइन को एरो हेड लगाया जाता है तो आगे बढ़ाने पर वह वृत्त के केंद्र मिलता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि लीडर लाइन का जो एरो हेड होता है ना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त के केंद्र से मिल जाता है। ये लीडर लाइन है, यहाँ पे एरो हेड लगा हुआ है, इस एरो हेड को हम आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त के केंद्र से मिल जाता है। तो इस तरह से, इस प्रकार से एरो हेड खींचना चाहिए, इस प्रकार से लीडर लाइन खींचना चाहिए कि अगर इसका जो एरो हेड है इसको हम बढ़ाएं तो इसके वृत्त के केंद्र से मिल जाए, ठीक है ना। इस तरह के लाइन को हम लोग लीडर लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ये लीडर लाइन खींचा हुआ है, ठीक है ना, और ये दो खींचा हुआ है। एक देखिए 90 डिग्री यहाँ से बना रहा है कौन, ठीक है ना, ऐसे सीधा खींच के ऐसे मोड़ दिया है 90 डिग्री पे, तो ये लीडर लाइन नहीं है, ये भी सही नहीं है। कौन सा सही है, ये वाला सही है। देखिए इसको एक तो 30 डिग्री से ज़्यादा है, दूसरा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर से मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी सेंटर से मिलेगा, लेकिन ये 30 डिग्री से ज़्यादा का कोण नहीं बना रहा है, ये तो 180 का बना रहा है और ये 90 डिग्री का बना रहा है, फिर ये गलत हो जाएगा। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बनाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एरो हेड। एरो हेड के बारे में थोड़ा समझ लिया। एरो हेड क्या होता है, 15 डिग्री से 90 डिग्री तक झुकी रेखाओं से बनाया जाता है। एरो हेड 15 डिग्री से 90 डिग्री के झुकी रेखाओं से बनाया जाता है, ठीक है ना। 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की झुकी रेखाओं से इसको बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो देखिए एरो हेड है, ठीक है ना, ये एरो हेड है। अब यहाँ जो इसका लास्ट जो आखिरी झुका है वो कितना है, 15 डिग्री है। तो यहाँ से हम अगर ये 90 डिग्री इसको मान लेते हैं, 90 डिग्री इसको मानते हैं, यहाँ से लाइन को झुकाना शुरू करेंगे तो ये 15 डिग्री इंक्लाइन हो जाता है। मतलब 15 डिग्री से ये 90 डिग्री तक ये झुका हुआ रेखा था। 90 डिग्री से शुरू होता है, 15 तक ये रुक जाता है, 15 से नीचे 10 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो रेखा होती है, एरो हेड की जो रेखा होती है, 90 डिग्री के बाद झुकना शुरू करती है और 15 डिग्री तक झुकी रहती है। 90 से 15 डिग्री तक ये नीचे की तरफ जाती है, ठीक है ना। हो गया ये पहला लाइन कंप्लीट। दूसरा,
इन्हें खुला, ओपन, क्लोज या रंग भरा हुआ बनाया जाता है। इससे देखिए, या तो ओपन बनाएंगे, इस तरह से ओपन रहेगा, या क्लोज रहेगा, ठीक है, या रंग भर देते हैं। तीनों तरह के एरो हेड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तीन नहीं 4 तरह का दिया हुआ है, डिजाइनिंग अलग है। तो या तो खुला रहेगा, पीछे से देखिए ये खुला हुआ है, खुला हो सकता है, पीछे से पूरी तरह से ये क्लोज हो सकता है, ठीक है ना, क्लोज हो सकता है, और नहीं तो इसमें हम लोग रंग भर के भी बना सकते हैं। तो एरो हेड इस तरह से बनाया जाता है। एक ड्राइंग में एक ही प्रकार के एरो हेड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ड्राइंग हो, जब उसमें आप एरो हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक ही का इस्तेमाल करेंगे सारे ड्राइंग में। पता चला कि एक ड्राइंग में इसका इस्तेमाल किया, एक वाले में इसका किया, दूसरे वाले में इसका किए, तो फिर ये आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। एक सीट में या एक ड्राइंग में एक ही प्रकार के एरो हेड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एरो हेड का अनुपात 3:1 होता है। एरो हेड का जो अनुपात होता है 3:1 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 3:1 होता है। एरो हेड का अनुपात 3:1 होगा, ठीक है ना। तो 3:1 का मतलब कि यहां से यहां इसकी लंबाई 3 है, तो इसका होगा कितना? 1, ठीक है ना। तो 3:1 के रेशियो हम इसके एरो हेड को बनाते हैं, ठीक है ना। विड्थ और लेंथ का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। तो ये 3 रहेगा तो इधर वाला 1 रहेगा, ये 6 रहेगा तो इधर वाला 2 रहेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3:1 में इसको हम लोग बनाते हैं, याद रहेगा, 3:1, ठीक है ना। ये 3 है और ये 1 है, mm में मान लीजिए ये mm है और ये mm है, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ पेंसिल। टाइप्स ऑफ पेंसिल, ठीक है ना। पेंसिल का यहाँ प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पे यूज दिया हुआ है, कहाँ कहाँ यूज इसका करते हैं। पहला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने पेंसिल के बारे में पढ़ा था कि सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन सी होती है, हार्ड ग्रेड पेंसिल कौन सी होती है, और उसमें किस तरह से हम लोग पेंसिल का चुनाव करते हैं इत्यादि। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग के हिसाब से कि कौन सी पेंसिल से कौन सी लाइन हम लोग खींचते हैं। अगर बात करें हम एच पेंसिल की, तो एच पेंसिल से हम लोग इनिशियल वर्क खींच सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन को इनिशियल वर्क कहते हैं। तो एच पेंसिल से 2 काम कर सकते हैं, इनिशियल वर्क में जो भी कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 2H पेंसिल से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डॉटेड लाइन खींचना हो, सेक्शन लाइन खींचना हो, डायमेंशन लाइन खींचना हो, एरो हेड खींचना हो, सेंटर लाइन खींचना हो, ये सारे काम हम लोग 2H पेंसिल से कर सकते हैं। 3H और 4H पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, इसे सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन खींचते हैं। 3H और 4H से सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन खींचते हैं। एक और है आउटलाइन। अगर आउटलाइन खींचना हो, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग, इसको खींचने के लिए जो बहुत डार्क होता है, HB पेंसिल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। HB पेंसिल जो मीडियम डार्क होता है उसका इस्तेमाल करके आउटलाइन हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी इसके आंसर में H भी रहता है, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए सुटेबल HB को ही माना जाता है, ठीक है। ये तो रहा आपका पेंसिल की कौन सी पेंसिल का कहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा पेंसिल का हम लोग कहाँ पर प्रयोग करेंगे, ये वाला आउटलाइन यहाँ काट दीजिएगा, ठीक है। अब लाइन ग्रुप समझिए। एक लाइन होता है 0.2 mm का, एक लाइन होता है 0.2 mm का, एक लाइन होता है 0.3 mm का, ठीक है ना। तो यहां पर समझिए 0.2 mm वाला जो लाइन होता है ये मीडियम होता है, ठीक है ना। 3 होता है ना, 0.5 भी होता है, ठीक है ना। एक 0.5 वाला होता है जो नॉर्मल लाइन होती है, हम लोग शुरू में पढ़े थे। यहाँ पर 2 समझिए, 0.2 mm वाला ये मीडियम लाइन होती है, और 0.2 mm का जो थिकनेस वाली लाइन होती है ना, उस लाइन को हम लोग आउटलाइन बोल सकते हैं, डॉटेड लाइन बोल सकते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको खींचने के लिए हम लोग 0.2 mm लाइन का इस्तेमाल करेंगे, मोटाई वाला। 0.3 mm मोटाई वाला जो लाइन होता है, थिन लाइन, बहुत पतली लाइन होती है, और इसका इस्तेमाल हम लोग सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर हेड, शॉर्ट लाइन इत्यादि की खींचने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। हम लोग डायमेंशन कैसे करते हैं, किसी भी ड्राइंग की जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं। एग्जांपल के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लंबाई मान के चलिए कि 20 mm है, तो 20 mm दिखाने के लिए कैसे डायमेंशन करेंगे, कैसे लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे। तो इस मेथड को समझते हैं कि कोई भी डायमेंशन लिखना हो, कोई भी बीमार लिखना हो, उसके लिए हम लोग कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, ठीक है ना। डायमेंशनिंग 2 तरह का होता है, मेथड ऑफ डायमेंशनिंग में 2 तरह का होता है। पहला होता है एलाइड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है ना।
एलाइड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो आइए पहला समझते हैं एलाइड सिस्टम। इसमें इस विधि में बीमा का मान बीमांकन लाइन के ऊपर समानांतर रूप से एवं मध्य में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बीमा का जो मान होता है ऊपर और समानांतर रूप में मध्य में लिखते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसका डायमेंशन देना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग समानांतर लाइन खींचेंगे, इस ऑब्जेक्ट के समानांतर लाइन खींच दिए इसके समानांतर। दूसरा, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर और मध्य में, मध्य ये मान के चलिए, तो इसके ऊपर और मध्य में हम लिख दिए इसका डायमेंशन मान के चलिए कि 20 mm है, ठीक है ना। तो लिखे ना, हमेशा ऑब्जेक्ट के समानांतर में एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, और उस लाइन के ऊपर और मिडिल में हम इसका डायमेंशन देंगे, ठीक है ना, मिडिल में इसका डायमेंशन देंगे, उसको एलाइड सिस्टम बोलते हैं। बड़ा में देखना चाहिए, देख लीजिए, मान के चलिए कि ये वाला है, ठीक है ना, इसका डायमेंशन 100 mm है, ठीक है ना, 100 mm है। ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायमेंशन लाइन इस तरह से खींचेंगे, किसके, इसके पैरेलल में, समानांतर में, ठीक है ना, और इसके मध्य में 100 लिखेंगे, इसके मध्य में 100 mm हम लिख देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एलाइड सिस्टम लिखा हुआ। यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है, बीच में डायमेंशन लाइन को तोड़कर डायमेंशन लिखा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन लाइन को तोड़ के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आइए दिखाते हैं। ये मान कर चलिए कि एक 100 mm का फिर से लिखना है, 100 mm है, ठीक है ना, इसकी लंबाई 100 mm है। इसको लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच में तोड़ देंगे, ठीक है ना, बीच में हम लोग तोड़ के लिखते हैं, इस तरह से लाइन को ब्रेक करके बीच में तोड़ के लिखते हैं हमेशा। इधर भी लिखेंगे, मान के चलिए कि 50 mm है, तो लाइन को ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे। कैसे करें, लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इधर इधर लिखने का डिजाइनिंग कुछ और होता है, ऐसे लिखा जाए, समानांतर में लिखा जाता है, ठीक है ना। ब्रेक भी करेंगे तो हम लोग समानांतर में ब्रेक करेंगे, तो इधर से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, लेकिन ऐसा लिखना है कि आपको नीचे से पढ़ पाए, ठीक है ना, सीधा देखिए। आयामों को इस तरह से रखा जाता है कि उन्हें ड्राइंग शीट के निचले किनारे से पढ़ा जा सके। नीचे से भी देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे, ये 30 है, ठीक है ना, नीचे के किनारे हिस्से से, मतलब आप यहाँ से पढ़ते जा रहे हैं तो 20 है, 50 है, 30 है, 30 है, 20 है, मतलब सीधा दिखे, नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो हम लोग, हमें ये सीधा दिखाई दे। इस तरह से हम लोग डायमेंशन करते हैं, तो दो तरीके से, एक लाइन को तोड़कर, एक लाइन के ऊपर, ठीक है ना। जो लाइन को तोड़ते हैं उसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ दिखा हुआ है, एलाइड सिस्टम यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, और ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यहाँ बना हुआ है। फिगर में से स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए 30 लाइन को ब्रेक करके लिखा हुआ है, 20 ब्रेक करके लिखा हुआ है, 50 ब्रेक करके लिखा हुआ है। इधर ब्रेक नहीं है, हर डायमेंशन उसके ऊपर लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से लाइन चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इस तरह से हमारा लाइन चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जाकर आप प्रैक्टिस लगाएं। 2 सेट है, ए और बी करके, लेकिन सेट ए का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बी का बाद में करना है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। परेशान नहीं होना है। दोनों लेक्चर ए और लेक्चर बी अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप देखिए आपका नंबर कितना आ रहा है। इसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। बहुत बच्चे परेशान हो कि लेक्चर जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम फ्री हो जाएंगे। अभी डीआरडीओ में लगे हुए, फ्री होंगे, तेजी से हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। ऐसे हम लोग प्रोजेक्शन में पहुंचे। प्रोजेक्शन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, और धीरे धीरे इसको पढ़ना होगा, प्रोजेक्शन को और धीरे से पढ़ना होगा, तब जाकर समझ में आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।